शेख। इसके पहले हमने और 2 लेक्चर लिए हैं जिसके अंदर हमने बातें की है बेसिक टर्म्स की, जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट को करने के पहले उस सब्जेक्ट की बेसिक टर्म्स और जो लैंग्वेज है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए इसके पहले हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर लिए हैं जिसमें हमने बातें की है बेसिक टर्म्स की। आज हम बात करेंगे 12th के अकाउंट्स के पहले चैप्टर की, जो कि है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हमें बनानी है, क्या क्या फॉर्मेट्स बनाने हैं, क्या क्या अकाउंट्स करने हैं, वो तो हम करेंगे ही। उसके पहले थोड़ी सी बेसिक समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल करके कोई बिजनेस रन करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि प्रॉफिट अर्न कर सके, तो उस बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। और वो जो 2 लोग बिजनेस को रन कर रहे हैं उन दोनों को पार्टनर्स कहा जाता है, और दोनों के बीच के रिलेशन को कहा जाता है पार्टनरशिप। वापस से बात करते हैं क्या होता है। जैसे कि ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी, ये दोनों मिल करके एक बिजनेस चलाते हैं। अब इस बिजनेस को क्या कहा जाएगा? पार्टनरशिप फर्म। इन दोनों को, मिस्टर ए को और मिस्टर बी को इंडिविजुअली क्या कहा जाएगा? पार्टनर। और इन दोनों के बीच के रिलेशन को क्या कहा जाएगा? पार्टनरशिप। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि पार्टनरशिप होती क्या है। जब 2 या 2 से ज्यादा, मैं हर बार यही कहता हूं, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिल करके कोई बिजनेस करते हैं तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप। और इंडिविजुअली उन लोगों को, जो लोग मिल करके ये बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें इंडिविजुअली कहा जाता है पार्टनर। और जो बिजनेस ये लोग रन कर रहे हैं उसे कहा जाता है पार्टनरशिप फर्म। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पार्टनरशिप की जरूरत क्यों है? क्या जरूरत है पार्टनरशिप की? हमने जब 11th में फाइनल अकाउंट किया था तो हमने वहां पे सोल ट्रेडर का फाइनल अकाउंट किया था, यानी कि किसी इंडिविजुअल बंदे की, एक अकेले इंसान का बिजनेस कैसे रन होता है तो उसके क्या फॉर्मेट्स बनते हैं वो हमने सीखा था। तो 2 या 2 से ज्यादा लोग जब मिल करके बिजनेस कर रहे थे तो पार्टनरशिप हो गया। तो जरूरत क्या है पार्टनरशिप की? तो सबसे पहली जरूरत होती है कैपिटल। सबसे पहली जरूरत क्या होती है? कैपिटल। अगर मैं कोई बिजनेस चालू करना चाहूं, सपोज मैं एक इलस्ट्रेशन आपको समझाता हूं। ये है मिस्टर ए, इन्हें एक बिजनेस स्टार्ट करना है। मिस्टर ए है, उसको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनको 5 लाख रुपए की जरूरत है। उनके पास इतना पैसा नहीं है आज के डेट में। तो वो क्या करते हैं? उनके फ्रेंड मिस्टर बी को अप्रोच करते हैं कि भाई एक बिजनेस चालू करना है जिसके लिए 5 लाख की जरूरत है, मेरे पास 2.5 लाख है, 2.5 लाख तुम लगा दो। ठीक है, तो इसमें होता यह है कि अकेला बंदा 5 लाख रुपए एक साथ नहीं इन्वेस्ट कर सकता, तो दूसरे किसी की हेल्प से उस बिजनेस को बना सकते हैं। तो सबसे पहला जरूरत ये चीज समझ में आती है हमको कि कैपिटल। आपके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो हम किसी और की मदद लेकर के उसे अपने साथ बिजनेस में जोड़ देते हैं और ये बन जाता है पार्टनरशिप।
तो सबसे पहला रीजन क्या है? कैपिटल। अब जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे 5 लाख की जरूरत है, तो मैंने किसी और को अपने साथ जोड़ दिया, कैपिटल शेयर हो गया। अब जैसे कि बिजनेस आगे रन होगा, उसमें प्रॉफिट होगी, तो प्रॉफिट दोनों समझ के अपने हिसाब से ले लेंगे। अगर लॉस होगा तो वो भी दोनों को समझ के अपने हिसाब से बेयर करना है। इसका मतलब ये होता है कि जो रिस्क होते हैं बिजनेस के, वो भी आने वाला पार्टनर शेयर करता है। तो अकेले बंदे पे रिस्क नहीं पड़ता, उसका रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। तो पहली बात तो ये जरूरत है कि कैपिटल, कोई बंदा कैपिटल लाके आपको दे रहा है बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो पहला रीजन ये होता है कि कैपिटल की वजह से पार्टनरशिप फर्म की जरूरत है। दूसरा है रिस्क। दूसरा पॉइंट क्या है? रिस्क। ऐसे अनगिनत पॉइंट्स है जिसकी वजह से पार्टनरशिप की जरूरत होती है, जो कि बहुत ही जरूरी है बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। जो कि इंडिविजुअल बंदा जो होता है, जो सोल ट्रेडर होता है, वो बहुत जल्दी अपने बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर सकता। लेकिन पार्टनर्स जब एक साथ हो जाते हैं तो बहुत सारा कैपिटल, बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं कैपिटल्स के, अमाउंट्स के, और रिस्क शेयर ज़्यादा हो जाता है, तो रिस्क इंडिविजुअली कम लगने लग जाता है एक दूसरे को। तो बहुत सारे रीज़न है ऐसे कि पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों है। अब हम बात करेंगे सीधे कि कौन से फॉर्मेट्स हमारे को इसके अंदर बनाने हैं। अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर, कौन से अकाउंट आपको बनाने हैं। तो ये है आपके कुछ फॉर्मेट जो आपको इस चैप्टर में बनाने हैं। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा है बैलेंस शीट, और एक और अकाउंट है जो कि बहुत सारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिए होते हैं। बहुत सारे टीचर, सब टीचर्स के पढ़ाने का अंदाज अलग होता है, तो बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे टेक्स्ट बुक में नहीं भी दिया होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस अकाउंट को बहुत सारे टीचर्स इसी में मैनेज कर लेते हैं, लेकिन हम आने वाले चैप्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस अकाउंट्स को अलग ही बनाते हैं। जैसे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर में आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाना होता है। तो ये आदत आपको यहीं से लग जाए, इसलिए मैं इस अकाउंट को स्टार्टिंग से ही अलग बनाने के लिए कहता हूँ स्टूडेंट्स को। मैं बैलेंस शीट के साथ मर्ज नहीं करता उस चीज को। तो क्या क्या अकाउंट्स हमारे को बनाने हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, और एक वर्किंग नोट में हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट, और कैपिटल्स के क्या क्या मेथड्स होते हैं। जब हम इस अकाउंट को समझेंगे तो उस टाइम हम उसके ऊपर बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। जूम करना।
ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। पूरा टाइम अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते कैसे, कौन से आइटम्स हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड हो गए, एकदम डिटेल में समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो ज़रा ध्यान देना, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सिर्फ 2 ही टाइप के ट्रांजैक्शन, ट्रेडिंग अकाउंट में 2 ही तरीके के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। तो समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले है रिलेटेड टू गुड्स, मैडम दिख रहा है ना उसमें, और दूसरा है रिलेटेड टू फैक्ट्री। सिर्फ 2 ही बातें आपको ध्यान रखनी है ट्रेडिंग अकाउंट करते टाइम, उसके अलावा कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट में। पहला है रिलेटेड टू गुड्स। आज पहले बात करेंगे रिलेटेड टू गुड्स। जैसे कि मैंने मेरे पहले ही लेक्चर में गुड्स के ऊपर बताया था कि गुड्स क्या होता है, बातें की थी हमने। गुड्स एक रियल अकाउंट है, हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, सब बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास उतना टाइम नहीं कि हम 12th अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। बेसिक के और भी वीडियोस बनेंगे तो हम उसमें कवर कर लेंगे क्या होता है। अभी के लिए समझिए कि गुड्स जो है रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट का फंडामेंटल क्या है। रियल अकाउंट का फंडामेंटल क्या है? डेबिट व्हाट comes in, credit what goes out। इसका मतलब ये होता है कि आने वाली चीज जो होगी ना बिजनेस में, उसको डेबिट करना है, और जो जाने वाली चीज होगी बिजनेस से, उसको क्रेडिट करना है। रियल अकाउंट का फंडा एकदम क्लियर है। आने वाली चीज को डेबिट करना है, जाने वाली चीज को क्रेडिट करना है। मतलब गुड्स जब भी बिजनेस में आएगा तो उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और जब कभी भी बिजनेस से गुड्स जाएगा तो उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा डेबिट साइड है। आप लोग के समझने के लिए ये वाला डेबिट साइड है, और ये जो है क्रेडिट साइड है। DR डेबिट रिकॉर्ड्स, CR क्रेडिट रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि जब कभी भी गुड्स बिजनेस में आएगा तो डेबिट कर देंगे, और जब कभी बिजनेस से गुड्स जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे। तो सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले हम परचेज करते हैं गुड्स को। जब भी कभी भी मैं बिजनेस में गुड्स खरीदूं तो गुड्स तो मेरे पास आ ही रहा है, तो जब भी गुड्स आएगा तो क्या करना है? उसे डेबिट करना। तो मैं यहां पर लिखूंगा टू परचेज। क्यों? क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, जब भी मैं परचेज करता हूं गुड्स तो गुड्स मेरे पास आता है, इसलिए वो आ जाएगा डेबिट साइड पर। और जब कभी भी मैं गुड्स को सेल कर दूं तो गुड्स मेरे पास से जा रहा है, और गुड्स रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का फंडा बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जाएगा तो उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। तो यहां पर लिखेंगे हम बाय सेल्स। 2 बातें बताई मैंने। गुड्स आएगा बिजनेस में क्योंकि गुड्स आ रहा है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीज आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो भी चीज बिजनेस से जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। परचेज कर रहा हूं अगर गुड्स तो आ रहा है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। सेल कर रहा हूं तो गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। एकदम बेसिक बात है। आगे बढ़ता है। कभी कभी बिजनेस में ऐसा होता है कि मैंने गुड्स परचेज तो कर लिया है, लेकिन वो गुड्स डैमेज्ड है, या मेरे जो डिस्क्रिप्शन दिए हुए थे उसके हिसाब से नहीं है। तो अब ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूंगा? जो गुड्स मैंने परचेज किया था अब उसको रिटर्न कर दूंगा। तो उसे कहते हैं परचेज रिटर्न। वापस से मैंने गुड्स पहले परचेज किया था, लेकिन गुड्स जो है डैमेज निकले, या हो सकता है कि गुड्स जैसा मैंने मंगाया था वैसा नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा? उसको रिटर्न कर दूंगा। तो इसे कहते हैं परचेज रिटर्न। तो गुड्स आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। तो देखा जाए तो परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड आना चाहिए,
जो कि अकाउंट के हिसाब से 100% सही है। परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड आना चाहिए, इसलिए क्योंकि क्या हो रहा है, मैं अब गुड्स रिटर्न कर रहा हूं। गुड्स क्या कर रहा हूं, रिटर्न कर रहा हूं। मेरे पास से गुड्स जा रहा है, बिजनेस से गुड्स जाएगा तो क्रेडिट साइड ही आएगा ना, तो क्रेडिट साइड में परचेज रिटर्न आना चाहिए। बट होता यह है, क्योंकि हम जो अकाउंट्स करते हैं थोड़ा सा स्मार्ट वे में करते हैं कि भाई परचेज अगर यहां दिखाया है तो उसका रिटर्न कहीं और क्यों दिखाऊं। तो मैं ये चाहता हूं कि दोनों एक ही जगह दिखे। तो अकाउंट्स का एक रूल है, ये रूल आपको हमेशा दिमाग में रखना है। एक सिंपल सा रूल है कि आप अगर कोई भी चीज डेबिट में हो या क्रेडिट में हो, उसकी जगह बदल देते हैं तो जो उसका अमाउंट होता है, उसका जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा वापस से। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आप किसी की जगह बदलते हो तो उसका जो भी अमाउंट रहा होगा, सपोज यहां पे 200 है तो यहां पे पॉजिटिव है। नॉर्मली अमाउंट्स हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं जिसके आगे कोई साइन नहीं होता। तो मैंने ये बोला है कि मैं यहां लिखूं तो ये अकाउंटिंग वाइज तो करेक्ट ही है, लेकिन परचेज यहां लिखा है उसका रिटर्न अपोजिट में लिखो, अच्छा नहीं लगता। तो स्मार्ट वे करने के लिए क्या करेंगे, हम परचेज रिटर्न को लिख देंगे परचेज के साथ। क्या करेंगे, ठीक है। अब मैंने बोला कि यहां पे अगर वो पॉजिटिव है तो यहां पे आके वो हो जाएगा निगेटिव। अगर वो यहां निगेटिव होता तो यहां आके वो पॉजिटिव हो जाता। आपको बात समझ में आ रही है। तो अकाउंट का सिंपल सा फंडा है, अगर आप कोई डेबिट की चीज को क्रेडिट पे लिखते हो तो लिख सकते हो, उसके अमाउंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर कोई चीज क्रेडिट पे है तो उसको डेबिट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन उसका जो अमाउंट का साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से हम परचेज रिटर्न को क्रेडिट साइड पे नहीं लिखते हैं। आपको मैंने बेसिक बातें बताई कि परचेज रिटर्न जो है, क्योंकि मैंने पहले परचेज किया था वो मैं उसे रिटर्न कर रहा हूं, तो मेरे पास से गुड्स जा रहा है, जाने वाली चीज क्रेडिट साइड पे आती है। लेकिन अगर परचेज डेबिट में लिखा है तो उसका रिटर्न भी मुझे उसी के साथ दिखाना, ये मेरी चॉइस है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अगर किसी भी आइटम का जगह बदल देता हूं तो उसका जो साइन होता है वो भी बदल जाता है। इस वजह से परचेज रिटर्न यहां पर आकर के माइनस साइन हो जाता है या निगेटिव हो जाता है। आगे बढ़ता है। जिस तरीके से मैंने गुड सेल किया है किसी को, हो सकता है कि गुड जब मैंने सेल किया तो डैमेज निकला उसके सामने, या ऐसा भी हो सकता है कि मैंने जो गुड्स दिया उसे वो उसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं है। तब वो क्या करेगा, वो सामने वाला बंदा मुझे गुड्स रिटर्न कर देगा। अब इसे क्या कहेंगे, सेल्फ रिटर्न। हो क्या रहा है इसके अंदर, जब मैंने सेल किया तो गुड्स गया मेरे पास है, लेकिन जब वो रिटर्न मुझे करेगा तो गुड्स तो मेरे पास आ रहा है। गुड्स आएगा तो मैं क्या करता हूं, उसको डेबिट व्हाट कम्स इन। जब भी गुड्स आएगा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे। और जब भी मैंने सेल किया, गुड्स गया मेरे पास से तो सेल था, और जब वो रिटर्न कर रहा है तो उसे कहेंगे सेल्फ रिटर्न। और जब वो गुड्स मेरे पास आएगा तो उसे कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे, यहां पे। जैसे कि अभी आप लोग समझ चुके होंगे कि सेल मैंने यहां दिखाया, उसका रिटर्न यहां आ गया। अब मुझे दोनों को एक ही जगह दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह बदल के यहां लिख दूंगा, लेकिन इसका जो साइन होगा पॉजिटिव का वो आकर यहां पे हो जाएगा निगेटिव। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जिनको अकाउंट्स के जो फंडा है, जो फंडामेंटल्स है, जो समझ में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी समझ में आता है तो एकदम सिंपल सा चीज है कि भाई मैंने परचेज किया था, सपोज 1000 क्वांटिटी परचेज किया, उसमें से 10 निकल गया खराब, तो मेरे पास बचा 990। तो क्या करूंगा, जहां परचेज किया है वहीं से माइनस कर दूंगा उसको और बता दूंगा कि भैया 990 ही है मेरे पास, जो खराब था मैंने वो भेज दिया। ठीक है। उसी तरीके से सेल्स, मैंने सेल किया था 500 यूनिट, उसमें से 50 यूनिट उन्होंने मुझे रिटर्न कर दिया, तो मैं बोलूंगा कि मैंने सिर्फ 450 यूनिट ही सेल किया। ठीक है। तो बात आपको मोटा मोटी समझ में आ गई होगी
कि जो परचेस होता है ठीक उसी के नीचे लेस होता है परचेस रिटर्न, और जो सेल्स होता है ठीक उसी के नीचे लेस होता है सेल्स रिटर्न। और जो हमारा फंडामेंटल है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसके हिसाब से भी मैंने आपको समझा दिया कि वो आने तो अपोजिट साइड में चाहिए थे, लेकिन क्योंकि हम उसको एक ही जगह दिखाते हैं, जहाँ परचेज है वहीं रिटर्न दिखाते हैं, जहाँ सेल्स है वहीं रिटर्न दिखाते हैं, इसीलिए हम उसे माइनस में दिखाते हैं। होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता यह है कि मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा जो गुड्स है मार्केट में नया है, और इस वजह से मैं चाहता हूं कि मेरा प्रोडक्ट जो है लोगों तक पहुंचे, लोग जाने और फिर वो खरीदना शुरू करें। तो मैं क्या करता हूं, फ्री में लोगों को गुड्स बांट देता हूं। ये एक तरीके का एडवर्टीजमेंट का तरीका है कि लोगों को पता चले कि ये क्या प्रोडक्ट है। तो अगर मैं फ्री में गुड्स बांटने लग जाऊं तो ऐसे सिचुएशन में हो ये रहा है कि बिजनेस से मेरा गुड्स जा रहा है। अब समझ रहे हो कि मैंने फ्री में गुड्स बांटा, गुड्स गया बिजनेस से, अब उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हो वो हमें अभी नहीं देखना है, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बात करेंगे। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, रिलेटेड टू गुड्स। अगर मैं फ्री में गुड्स बांटू एडवर्टीजमेंट करने के लिए, तो गुड्स आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है। तो जाएगा तो कहां आता है, मैंने रूल यहाँ पे आपको क्लियर किया है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब गुड्स आएगा तो डेबिट में, जाएगा तो क्रेडिट में। तो यहां लिखेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। क्यों? क्योंकि गुड्स मेरे पास से जा रहा है और जाने वाली चीज आती है क्रेडिट सैंपल। कभी कभी ये होता है कि मेरे गोडाउन से या मेरे फैक्ट्री से, मेरे बिजनेस से गुड्स चोरी हो गया। तो वैसे सिचुएशन में अभी आप कहोगे कि भाई इंश्योरेंस निकाला था, हाँ ठीक है, वो सब बात की बात है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में हम देखेंगे कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मेरे फैक्ट्री से गुड्स चोरी हो जाए तो क्या करूं मैं, तो गुड्स तो मेरे पास से जा रहा है, तो गुड्स अगर मेरे पास से जाएगा तो मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा उसको, क्रेडिट साइड पे, और मैं क्या कहूंगा उससे, बाय गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गए। कभी कभी होता है कि किसी स्टाफ ने गोडाउन में सिगरेट या बीड़ी पी के फेंक दिया, उससे मेरे गोडाउन में आग लग गई। अब होगा क्या, मेरा गुड जल गया। तो ऐसे सिचुएशन में भी जो गुड्स मेरे पास फिजिकली पड़े हुए थे अब वो जल करके राख हो गए। तो मैं यही कहूँगा कि मेरे गुड्स मेरे पास से जा चुके हैं आग लगने की वजह से। तो इसे क्या कहेंगे, मुझे बताइए, गुड्स मेरे पास आ रहा है या जा रहा है? गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट साइड पे आएगा बाय गुड्स लॉस बाय फायर, आग लगने की वजह से चली गई। तो आप समझिए यहाँ हो क्या रहा है, एकदम सिंपल सी चीज है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जब भी गुड्स बिजनेस में आएगा तो डेबिट करेंगे, जब भी गुड्स बिजनेस से जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। परचेस करूंगा तो गुड्स आ रहा है इसलिए डेबिट साइड में दिखा दिया, सेल करूंगा तो गुड्स जाएगा इसलिए क्रेडिट साइड में दिखा दिया। परचेस के साथ रिटर्न है तो उसी के नीचे से माइनस कर दो, सेल के साथ अगर रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न उसी के साथ माइनस कर दो। अगर मैंने फ्री में लोगों को गुड्स बांट दिया है तो मेरे पास से गुड्स गया है, जाने वाली चीज़ क्रेडिट में आती है। अगर गुड्स चोरी हो गया है तो भी मेरे पास से गुड्स गया है तो क्रेडिट में आए, जाने वाली चीज़ क्रेडिट साइड आती है। अगर गुड्स में आग लग गई है तो भी गुड्स मेरे ख़त्म हो चुके हैं, मेरे पास से जा चुके हैं, तो मैं क्रेडिट साइड पे दिखाऊंगा उसे। ये हमने बातें की जो अभी तक हमने सीखा। आगे एक और सिचुएशन है जहाँ पे गुड्स जा सकता है हमारे पास से, जब कभी भी पार्टनर गुड्स लेता है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उस सिचुएशन में भी मैं यही कहूँगा कि गुड्स जो है बिजनेस से जा चुका है और जाएगा तो क्रेडिट साइड पे ही आएगा। ठीक है, तो 4 बड़े चीज़ें जो तुम्हारे को ध्यान रखनी है कि कौन से टाइम पे गुड्स जा रहा है। एक तो फ्री में बांटा तो गुड्स गया मेरे पास से क्रेडिट साइड पे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। आपको ध्यान ये रखना है,
आप इसमें जो पहला वर्ड है गुड्स, ये लिखना 100% कंपल्सरी है, 100% कंपल्सरी। आप गुड्स वर्ड नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है गुड्स को और फैक्टर्स को। तो आप यहाँ पे क्या शो कर रहे हो? अगर आप गुड्स लिखोगे ही नहीं तो समझ में क्या आएगा कि क्या जा रहा है। इसके लिए गुड्स वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है। और परचेज और सेल में गुड्स वर्ड इसीलिए नहीं आता क्योंकि परचेज अपने आप में गुड्स का ही परचेज है और सेल भी अपने आप में सेल जो है गुड्स का ही सेल है, इसलिए वहाँ पे वर्ड अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे आपको पहला वर्ड गुड्स देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फ्री में बांटा है तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, अगर चोरी हो गई तो गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, आग लग गई तो गुड्स लॉस बाय फायर, और अगर पार्टनर ने लेकर के चले गए हैं घर पे तो गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। ये तो बातें हो गई गुड्स की। अब गुड्स के आने और जाने की तो बातें हो गई। अब एक और बातें बची इसके अंदर गुड्स की। आपने ये चीज़ तो पता की होगी कि साल के शुरुआत में मैंने जितने का भी गुड्स खरीदा, सपोज मैंने 1000 क्वांटिटी गुड्स की खरीदी, उसमें से 800 सेल कर दिया, तो अभी भी मेरे पास 200 की क्वांटिटी बची हुई है। 200 क्वांटिटी बची हुई है। अब इसे क्या करें? अब इसे हम अगले साल बेचेंगे। तो जो लास्ट में बच जाता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। जो लास्ट में बच जाता है उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब जरा क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत अच्छे समझने की कोशिश करना। क्या होता है? मैंने बोला कि साल भर में मैंने 1000 क्वांटिटी खरीदा, उसमें से 800 ही सेल हुआ साल भर में, 200 बच गया, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर इस साल 200 यूनिट बच गया मेरे पास, तो इस साल तो उसको बेच ही नहीं सकता क्योंकि तो बचा हुआ है, लास्ट में बच गया मेरे पास, तो उसको मैं अगले साल के अकाउंटिंग ईयर में भेजूंगा। ठीक है? तो मैं ऐसे कहूंगा कि जो इस साल मेरे पास गुड्स बच गया है वो अगले साल के अकाउंटिंग ईयर में जा रहा है। क्या हो रहा है? अगले साल के अकाउंटिंग ईयर में जा रहा है। तो जो जब कभी भी गुड्स हमारे पास से जाता है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, इसलिए यहां पर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया? क्यों? क्योंकि इस साल जो गुड्स बच गया है वो अगले साल के अकाउंटिंग ईयर में जा रहा है और जाने वाली चीज को हम करते हैं क्रेडिट, इसलिए यहां पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, ये भी तो पॉसिबल है कि पिछले साल भी कोई गुड्स बच गया हो अकाउंटिंग ईयर में। ये तो मैंने इस साल की बात की कि अगर इस साल कोई गुड्स बच जाएगा तो अगले साल के अकाउंटिंग ईयर में चला जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि पिछले साल भी कोई गुड्स बच गया हो तो उसे हम इस साल के अकाउंटिंग ईयर में लेकर के आ जाएंगे। इसका मतलब ये हो रहा है कि पिछले साल का गुड्स इस साल के अकाउंटिंग ईयर में आ रहा है और आने वाली चीज को हम करते हैं डेबिट। तो मैं यहां पर लिखूंगा डेबिट करता हूं, इसलिए यहां लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि फर्स्ट डे पे आ रहा है इसलिए उसे हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। अब हम ओवरऑल सब बातें करते हैं कि हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि गुड्स जब भी मैं खरीदूंगा तो बिजनेस में आ रहा है तो हो जाएगा डेबिट, जब भी सेल करूंगा तो गुड्स बिजनेस से जा रहा है उसे कर देंगे क्रेडिट। अगर परचेज किया था उसके साथ कोई रिटर्न मैंने कर दिया है तो उसी में से माइनस कर दूंगा लेस रिटर्न्स। अगर सेल किया था, सामने वाले ने मुझे रिटर्न किया तो ठीक उसी के नीचे से लेस कर दूंगा सेल्स रिटर्न। 4 बड़े सिचुएशन जहां पे गुड्स जाता है। अगर फ्री में बांट दूं तो बोलूंगा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, क्रेडिट साइड पे आएगा। अगर गुड्स चोरी हो गए फैक्ट्री से तो कहूंगा कि भैया गुड्स मेरे फैक्ट्री से जा चुके हैं, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। अगर गुड्स में आग लग गई है तो कहूंगा गुड्स लॉस बाय फायर, और अगर पार्टनर लेकर के चले जाएगा तो कहूंगा गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। उसके बाद हमने बात की क्लोजिंग स्टॉक की। अगर इस साल मेरा कोई गुड्स बच जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। इस साल के अकाउंटिंग ईयर से वो जा रहा है इसलिए क्रेडिट साइड में डाल दिया।
पिछले साल अगर कोई गुड्स बच गया था वो इस साल के अकाउंटिंग एंड में आ रहा है, तो इसलिए उसको डेबिट साइड पे डाल देंगे। ये हो गई गुड्स के मूवमेंट की बात है। अब क्या होता है, गुड्स के कुछ खर्चे भी हैं। अब हमने देखा कि गुड्स के अकाउंटेबिलिटी की, भाई गुड्स आ रहा है तो क्या करना है, जा रहा है तो क्या करना है। अब बात करते हैं उसके खर्चे। एक्सपेंसेस जो होते हैं आपके, वो नॉमिनल अकाउंट के फंडा पे चलते हैं। नॉमिनल अकाउंट का फंडामेंटल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसका मतलब ये कि डेबिट साइड पे सारे के सारे एक्सपेंस एंड लॉसेस आपको रिकॉर्ड करने हैं, क्रेडिट साइड पे सारे के सारे इनकम और गेन आपको रिकॉर्ड करने हैं। तो गुड्स की सारी बातें हो गई खत्म। अब बात करते हैं रिलेटेड टू फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री में होता है एक्सपेंस। क्या होता है, या तो एक्सपेंस होगा या तो इनकम होगा। गुड्स में ये होता था कि गुड्स का मूवमेंट होता था, आएगा तो डेबिट में, जाएगा तो क्रेडिट। फैक्ट्री, अब फैक्ट्री में क्या होता है, खर्चे होते हैं। तो खर्चे के लिए कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो क्या खर्चे हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। सबसे पहला खर्चा जो होता है, जो लेबर्स आपके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उसको आप जो दोगे वो है वेजेस। क्या है, वेजेस। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वेजेस और सैलरी में क्या फर्क है, क्या है बेसिक फर्क। देखिए, जो लेबर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, तो उनको जो हम डेली बेसिस पे जो पेमेंट करते हैं वो होता है आपका वेजेस। और जो स्टाफ ऑफिस में काम करते हैं, जो स्टाफ को पेमेंट होता है वो होता है सैलरी। और आप सबको ये बात पता ही होगी कि फैक्ट्री के अंदर तो स्टाफ काम नहीं करते, वहां पे काम कौन करता है, लेबर्स ही काम करते हैं। तो जो लेबर्स को जो डेली पेमेंट हम करते हैं उसको बोलते हैं वेजेस, क्योंकि ये फैक्ट्री में काम करते हैं, इसलिए फैक्ट्री का खर्चा है। और फैक्ट्री का खर्चा कहाँ जाएगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। ठीक है। और कौन से खर्चे होते हैं फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर और भी बहुत से खर्चे होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री अगर आपकी भाड़े पे है, रेंट पे है, तो वहां का जो प्रीमाइसेस का रेंट होगा वो खर्चा कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि ये रिलेटेड टू फैक्ट्री है। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही आपसे कह दिया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में दो ही तरीके के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, एक तो है रिलेटेड टू गुड्स, दूसरा है रिलेटेड टू फैक्ट्री। तो फैक्ट्री के खर्चे भी कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। वेजेस हो गया, फैक्ट्री रेंट हो गया। और कौन से खर्चे होंगे, और भी बहुत से खर्चे हैं, जैसे कि कैरेज इनवर्ड। अब ये क्या होता है, ये मूवमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और गुड्स। अगर एक जगह से दूसरे जगह पे गुड्स लेकर के जा रहे हो तो उसके ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है उसको बोलते हैं कैरेज। क्योंकि ये खर्चा किसका है, गुड्स का है, और ये गुड्स कहाँ पे आ रहे हैं, फैक्ट्री पे आ रहे हैं। तो चाहे वो रिलेटेड टू गुड्स हो, चाहे वो रिलेटेड टू फैक्ट्री हो, आना कहाँ है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे ही आना है। क्योंकि ये खर्चा है इसलिए कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा। कैरेज इनवर्ड, कौन सा खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और गुड्स। इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी क्या होती है, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स का जो मूवमेंट होता है उसे के, जैसे कि अगर मैं बात करूं, इंडिया है, उसी के बाजू में है चाइना,
अगर हमने चाइना में कोई चीज़ भेजी है तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। उसके बेसिक के अंदर हम नहीं जाएंगे कि वो भैया वो तो मिल जाता है बाद में जाकर के। मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर गुड्स जा रहा है, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने वाली है। लेकिन अगर मैं चाइना से गुड्स मंगाऊँ तो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या लगेगी? इंपोर्ट ड्यूटी। तो वही चीज़ है कि अगर मैं दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में गुड्स मंगा रहा हूँ तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि मैं गुड्स मंगा रहा हूँ और गुड्स मेरे पास आ रहा है, उसके ऊपर जो चार्जेस लग रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बोला रिलेटेड टू गुड्स अगर कोई खर्चा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आना है। अब ये मेरा खर्चा है क्योंकि मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, तो कहाँ पे आ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे आ जाएगा इंपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि ये खर्चा है। किसका खर्चा है? गुड्स का। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन क्या होता है? रॉयल्टी होती क्या है? किसी भी ब्रांड का अगर आप यूज करते हो तो उस ब्रांड को या नेम को यूज करने के बदले अगर आप कोई पैसे दे रहे हो तो उसे हम रॉयल्टी कहते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल के साथ। हमारा बिजनेस है, बिजनेस जो है हमारा वो है कार बनाना। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं होगी बट समझना होगा। हमारा बिजनेस है कार बनाना। कार तो हम बनाते हैं सुपर कार, लेकिन हमारा खुद का कोई नाम नहीं है मार्केट में, इस वजह से ये सेल नहीं हो पाती। इतना अच्छा उसका मार्केट नहीं कैप्चर हो पाता, मार्केटिंग नहीं हो पाती, इतना अच्छा उसका नाम नहीं है। तो हमने क्या सोचा कि ऐसी कोई कंपनी जिसका ऑलरेडी बिजनेस का उसका नाम है मार्केट में, जैसे कि मर्सिडीज। तो हमने इनको बोला कि भाई कार तो हम बना लेंगे, लेकिन आपकी कंपनी का लोगो यूज करेंगे हमारे कार के ऊपर। मर्सिडीज वाले मान गए। तो क्या ये लोगो मुझे फ्री में यूज करने देंगे? नहीं। तो वो बोलते हैं कि आप जितने बार यूज करना है करो, बस एक लोगो यूज करने के लिए हमारे को 1,00,000 रुपया दे दो। मतलब मैं एक लोगो यूज करूंगा तो 1,00,000 रुपया दूंगा। इसका मतलब ये होता है कि मैं उसको रॉयल्टी पे कर रहा हूँ, 1,00,000 रुपया रॉयल्टी दे रहा हूँ। और ये रॉयल्टी कब पे होती है? जब जब मैं कार बनाऊंगा तब तब मैं रॉयल्टी पे करूंगा। मतलब जब जब मैं प्रोडक्शन करूंगा तब तब मैं रॉयल्टी पे करूंगा। प्रोडक्शन कहाँ होता है? फैक्ट्री के अंदर होता है। तो ये जो रॉयल्टी है ये खर्चा जो है फैक्ट्री का खर्चा है, इसलिए कहाँ पे आ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। अभी मैं ये चीज कहूंगा आपसे कि ये मैंने आप लोगों को मोटा मोटी बातें बता दी कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या चीज़ें आनी चाहिए। मोटा मोटी मैं ऐसा नहीं कहूँगा 100% मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। ये मैंने 80 to 90% आपका फॉर्मेट कवर कर लिया है। कुछ पार्ट्स हो सकता है कि मिस हो गया हो, पॉसिबल है, लेकिन जितना आपको समझना ज़रूरी है मैंने हर बातें बता दी आपको। एक ओवरऑल आपको आइडिया दे दिया है कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड होती है। दो ही टाइप की चीज़ होता है, एक तो होता है रिलेटेड टू गुड्स, दूसरा होता है रिलेटेड टू फैक्ट्री। गुड्स के मामले में कैसा आपको जब भी आएगा तो डेबिट में जाएगा तो क्रेडिट में, और फैक्ट्री में खर्चा है तो डेबिट में आने वाला है। ठीक है, अब इसको करते हैं क्लोज। अगर बैलेंस आपका डेबिट साइड पे आता है तो हम उसे कहते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, या तो आपका बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे, इसे कहेंगे ग्रॉस लॉस कैरी डाउन। अब ये बैलेंस निकालते कैसे है?
ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तभी ही मैं समझा पाऊंगा, इस वक्त समझाना पॉसिबल नहीं है कि बैलेंस कैसे आता है। क्लोजिंग का प्रोसीजर जो है क्वेश्चन के साथ ही समझ में आता है। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें हमने पूरी डिटेल में समझा कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाना कैसे है। अगर आपको ये वीडियो एक बार में नहीं समझ में आए तो कम से कम 2 बार 3 बार उसको वापस से देखें, ताकि आपके दिमाग में पूरी तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट का फंडा बैठ जाएगी, कैसे करना है ट्रेडिंग अकाउंट, कैसे बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। और कुछ बेसिक बातें जो मैंने इसके पहले लेक्चर्स में बताई है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप चाहे तो वो भी वीडियो देख सकते हो जा करके, ताकि आपका थोड़ा सा बेसिक स्ट्रांग हो जाए। और हर एक दिन 2 दिन में मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा, ताकि आपको आपका जो टॉपिक है, आपका जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स का, पूरी तरीके से कवर हो जाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर कोई आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं उस कमेंट का रिप्लाई आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके।